वेलकम बैक। आज के टॉपिक पे, आज की वीडियो पे हम लोग वर्क पावर और एनर्जी के टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो वर्क एक्चुअली फर्स्ट हम एक कंसेप्ट बिल्ड करते हैं वर्क के ऊपर। वर्क क्या होता है? वर्क डन इज ऑलवेज व्हेन देयर इज अ फोर्स अप्लाइड एंड अ डिस्प्लेसमेंट इज देयर। मतलब मैं अगर किसी भी चीज़ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं फोर्स अप्लाई किया और ये मूव कर रहा है, लाइक मैं इधर पे दिखा रहा हूँ, ये है, मैं इधर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये मूव कर रहा है, तो एक वर्क डन हो रहा है, लाइक। बट अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये मूव नहीं कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है, तो वर्क डन नहीं हो रहा है। तो बेसिकली हम इसे न्यूमेरिकल वे में और वर्क डन को लिखें तो ये होता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स को अप्लाई किया, जिस उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे। याद रखने जब हम लोग डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जहाँ पे हम लोग डायरेक्शन भी देखते हैं। इसलिए फोर्स को हम लोग लिखते हैं इसलिए वर्क को हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये लिखेंगे W इक्वल्स टू F इंटू एस। तो इसको यूनिट्स में हम लोग लिखेंगे तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का ऑब्वियसली मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। और वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल। जूल जो एक फेमस साइंटिस्ट के ऊपर है, किस फेमस साइंटिस्ट के ऊपर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम नेक्स्ट बात बताते हैं, फोर्स को हम लोग, वर्क डन को हम लोग किस, अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि वर्क डन को किस तरह से हम एफ एस कॉस थीटा में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ये फॉर्मूला आप समझ जाओ तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप बना सकते हो, बहुत सारे assumptions पे खेल सकते हो। तो बेसिकली हम इस पे स्टार्ट करते हैं। तो एक इंक्लाइंड प्लेन है जहाँ पे एक कोई भी बक्सा रखा हुआ है, इस पर आप फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं और वो इंक्लाइंड प्लेन इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो हमें पता है कि वर्क डन कब होता है, जब हम फोर्स जहाँ पर डालें डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो। तो इस केस में अगर हम फोर्स इस तरह पर डालें तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। जबकि और ये एस है और हमें पता है राइट एंगल से ये हाइपोटेन्यूज है और ये है बेस। ऑब्वियसली अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री किया हुआ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको पता होगा कि कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोथेसिस। ये बेसिक पाइथागोरस थ्योरम में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। तो कॉस थीटा को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इधर पे कॉस थीटा है, बेस हमें पता करना है जो है AC, और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ एस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको हम एस लिख देते हैं। तो बेस आ जाता है AC इक्वल्स टू एस कॉस थीटा। तो इधर हम लिखते हैं एस कॉस थीटा। तो इस वे में हम लिख सकते हैं। तो वर्क डन ऑब्वियसली में पता है फोर्स इनटू जिस डायरेक्शन में वो इस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इधर पे हम लोग वर्क को लिख सकते हैं F इंटू एस कॉस थीटा। इधर पे हमने एज्यूम किया है कि फोर्स इधर पे हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट को हमने वेरिएबल लेके इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। इसका दूसरे वे भी हो सकता है जहाँ पे हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये S है, इधर पे फोर्स पे हमने चेंज कर रहे हैं, फोर्स मान लो फोर्स, इधर पे हम इसको S मान लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारा दिया नहीं हुआ है, हमें पता करना है कि फोर्स इधर से हो रहा है और डिस्टेंस इधर पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी हमें इस फोर्स के कंपोनेंट को पता करना हो। ये भी एक तरीका हो सकता है, क्योंकि फोर्स मान लो हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है, तो इधर पे हमने जो ये डायगोनल फोर्स का क्या होगा, इधर पे सेम हम राइट एंगल बना देंगे, ये थीटा पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये जो थीटा है सेम थीटा ये भी होगा, क्योंकि इधर पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ रहे हैं। तो इधर पे ये जो फोर्स होगा ये होगा F कॉस थीटा। सिमिलर बात है, क्योंकि ये बेस और इधर पे बेस है और हाइपोटेन्यूज है, तो इधर पे ये F कॉस थीटा ही आएगा। तो F कॉस थीटा तो सिमिलरली वर्क डन पे भी F कॉस थीटा इंटू एस आ गया। तो एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला हमारा सेम आ रहा है, वर्क डन इक्वल्स टू FS कॉस थीटा। इस तरह वर्क के हम बहुत सारे एजम्पशंस पे भी खेल सकते हैं। तो सबसे पहला एजम्पशन ये होता है कि मान लो कॉस थीटा जब जीरो होगा, जब कॉस थीटा जीरो हो रहा है यानी इधर पे कोई थीटा है नहीं, यानी जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है ये लीनियर मोशन में। जब लीनियर मोशन में जब कॉस थीटा जीरो है तब हमें जब थीटा जीरो है, जब थीटा जीरो यानी कोई भी एंगल पे नहीं है, ये सीधा एक लीनियर मोशन में है। जब थीटा जीरो तो कॉस जीरो हम लोग को पता है 1 हो जाता है। तब इस केस में वर्क डन क्या होगा, F इंटू एस, जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा था। जब सेकंड हम आते हैं कि मान लो कि कोई बॉडी ऊपर से नीचे फॉल कर रही है,
जब भी कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे फोर्स कर रही है तो इस पर एक फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, वो ग्रेविटी अप्लाई करता है। जब भी ग्रेविटी अप्लाई कर रहा है, बट ये जो इसका डिस्टेंस है एज से लेकर नीचे आ जा रहा है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, 0 आ जा रहा है। हमें पता जब भी 0 हो जा रहा है डिस्टेंस, यानी जो एक इनिशियल से 0 पे चल जाए तो इधर पे वर्क डन 0 हो जाएगा। इसी से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि मान लो अगर कॉस थीटा 90 डिग्री हो, यानी जब भी हम फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पे 90 डिग्री पे, तब क्या होगा। मान लो ये बॉडी, इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 90 डिग्री, ये एक सर्कुलर मोशन पे घूमेगा, इसलिए कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन पे हो तो इस पे वर्क डन 0 हो जाता है, क्योंकि इस पे कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस जो थीटा है 90 डिग्री और कॉस 90 में पता होता है 0। तो क्योंकि कॉस 90 इक्वल्स टू 0 होगा, तो कॉस 90 इक्वल्स टू 0, तो वर्क डन में पता है एफ एस कॉस थीटा, यानी एफ इंटू एस इंटू 0 इक्वल्स टू 0। इसी पे हम लोग और भी एक नोट हमें याद रखना होगा कि वर्क डन 0 कब होता है। एक तो हमने देख लिया कि जब भी फोर्स अप्लाई जो हो वो 90 डिग्री पे हो इस बॉडी पे, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल हो 90 डिग्री हो, तब वर्क डन 0 होता है। दूसरा होगा जब जो डिस्प्लेसमेंट हो वो 0 हो, यानी बॉडी मूव ही ना करो, या फिर बॉडी का जो इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो वो इक्वल हो। यानी मान लो आप कोई भी सामान उठाए हो, इधर से उठाया पूरा चल के आए और फिर वापस उधर ही पर रख दिए, तो इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन हुआ वो सेम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है डायरेक्शन पे जाता है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो वर्क डन 0 हो गया। सो अभी हम लोग समझेंगे कि एक वर्क डन का यूनिट क्या होता है और एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच का इसका क्या रिलेशनशिप है। हमें पता है एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो है वो जूल होता है, 1 जूल होता है। जो हमें पता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का न्यूटन और मीटर 1 मीटर हो गया, तो 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन होता है अर्क, 1 अर्क इक्वल्स टू 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर। डाइन जो है वो वर्क फोर्स का सीजीएस यूनिट है, और हमें पता है कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, यानी इस हिसाब से 1 जूल इक्वल्स टू 10⁵ डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻² सेंटीमीटर, तो इंटू 10⁻² सेंटीमीटर, यानी 1 जूल इक्वल्स टू 10⁵ 7 डाइन सेंटीमीटर यानी होता है अर्क, यानी 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्क। इसके बाद हम अब ये हुआ पूरी बात हुई वर्क डन के बारे में। अब वर्क डन से हम नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे पावर के बारे में, और पावर के डायनेमिक्स को हम समझेंगे। सो व्हाट इज पावर? पावर क्या चीज होती है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी वर्क को कितना रेट में कितने जल्दी हम कर सके वही पावर है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, एक काम को हम कितने जल्दी कर सके वही पावर होता है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट, किसी भी एक मशीन का हम पावर हम लोग निकाल रहे हैं तो हम देखें कि एक काम ही कितने जल्दी कर सके। अब रेट आता है तो ऑब्वियसली इसमें टाइम आ जाएगा, तो हम लोग पावर को लिख सकते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। हमें पता है वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, ऑब्वियसली जूल, और टाइम का होता है सेकंड्स, तो जूल पर सेकंड होता है यूनिट ऑफ पावर। पावर को हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं किससे? पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। तो एक और पावर को हम लोग अगर फोर्स के टर्म्स में हम डिफाइन करें तो ऑब्वियस से बात है, हमें पता है पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम होता है। वर्क डन मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम। इस हिसाब से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम जाएंगे वो होता है पावर से हम एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो पावर तो हमें पता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब एनर्जी क्या चीज़ होती है? एनर्जी होता है एनर्जी बेसिकली होता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। एक आदमी कितने ज़्यादा काम कर सकता है उसे एनर्जी बोलते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क,
एनर्जी का जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो टाइम से इंडिपेंडेंट रहता है क्योंकि, और इसका भी ऐसा यूनिट एनर्जी का लाइक वर्क जूल होता है। तो अभी हम लोग एनर्जी के सारे यूनिट्स को समझेंगे। और भी सब पता है कि एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, और सीजीएस यूनिट होगा अर्ब्स। और इधर पे हम कुछ और सारे यूनिट्स को समझेंगे जो होता है वाट आवर। वाट आवर मतलब एक पावर का यूनिट हमें पता है, ऐसा यूनिट वाट होता है, और तो इनटू टाइम हम लोग कर देंगे, तो कितने घंटे एक मशीन चला है तो इससे हम वाट आवर बोलते हैं। सेम किलो वाट आवर होता है, किलो वाट इस वाट का एक सुपीरियर हो गया 10⁻³ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे वाट को, तो किलो वाट आता है, और उसको फिर से कितने घंटे एक मशीन चला उससे हमें पता चलता है इसका कैपेसिटी कितना है, इसलिए किलो वाट आवर। इसके बाद कुछ और यूनिट है कैलोरी। किसी भी हीट ट्रांसफर, हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो हीट ट्रांसफर को हम लोग रिकॉर्ड करने के लिए कैलोरी यूज़ करते हैं। तो कैलोरी का जो कन्वर्शन है जूल से, ये सेम होता है 1 जूल इक्वल्स टू 0.2 कैलोरी, या फिर 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। तो ये एक रिलेशनशिप है कैलोरी और जूल में। नेक्स्ट आता है हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई हम लोग इलेक्ट्रॉन या फिर एटॉमिक पार्टिकल्स के ट्रांसपोर्ट, एनर्जी ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिकॉर्ड करते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इधर पे हमने कुछ यूनिट और ऐसे यूनिट्स को समझा है। अब नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे जिससे हमारा और अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो। सो इधर पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ एन इंजन रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10⁵ kg ऑफ कोल पर आवर फ्रॉम अ माइन 360 मीटर डीप। टेक g इक्वल्स टू 10 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया पूछा जाएगा कि एक इंजन कितने पावर से एक कोल को निकालेगा, 10⁵ kg तक कोल को निकाल पाएगा 360 मीटर डीप माइन से। तो हमें सबसे पहले पावर का पता है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन बाई टाइम। तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। टाइम दिया हुआ है क्योंकि पर आवर में लिखा है, तो ऑब्वियसली टाइम 1 घंटा ही होगा, तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा। वर्क डन हमें पता है इस केस में जहाँ से हम लोग नीचे से कुछ उठा रहे हैं, तो ये होता है mgh, मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, कितने डिस्टेंस तक निकाल रहे हैं। इसका मास ऑब्वियसली है 10⁵ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 पकड़ने बोला है। एक्चुअल में 10 होता नहीं है, कितना होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। इंटू हाइट है 360। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, फिर ऐसे रख सकते हैं कि हमें इवेंचुअली तो पावर ही निकालना है। तो पावर हम निकालते हैं, पावर इक्वल्स टू 10⁵ इंटू 10 इंटू 360। 1 घंटा बोला है तब, क्योंकि हम लोग सब चीज़ को ऐसा यूनिट में लिख रहे हैं, टाइम को भी ऐसा यूनिट में लिखेंगे। 1 घंटे को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी होता है 3600। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। इसे काटें, इसे भी काटें, इसे काट दिए, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा पास जो आंसर आता है वो है 10⁵ वाट। 10⁵ वाट, क्योंकि वाट ऐसा यूनिट होता है। इसे हम लोग और अच्छे से लिख सकें तो 100 किलोवाट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वाट और किलोवाट 10⁻³ वाट इक्वल्स टू 1 किलोवाट होता है, तो 100 किलोवाट होगा। तो इतने पावर इस इंजन को लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, इधर पे कैच ये है कि इस इंजन का पावर इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि कुछ एनर्जी वेस्ट होंगी। अब किस फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होंगी वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि किसी भी मशीन का 100% एफिशिएंसी नहीं होता, क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी वेस्ट हो ही जाती है। अब तो आज की वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट हम वीडियो में टाइप्स ऑफ एनर्जीज समझेंगे, और उस नॉलेज को बेसिस रखते हुए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को और अच्छे तरह से समझेंगे, जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है फिजिक्स में। तो थैंक यू, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, और होप आपके जितने भी डाउट्स हो वो क्लियर होते हो। नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए इस वीडियो से, या फिर कोई भी फीडबैक हो आपका, अच्छा बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव, डजंट मैटर, प्लीज़ देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में। इससे हमारा एंगेजमेंट भी बढ़ता है। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो। थैंक यू।